नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। सुबह 11 बजे से सदन का कामकाज शुरू हुआ और यूपी सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें 2025 के प्रयागराज में होने वाले कुंभ, पर्यटन स्थलों के विकास, बसों की खरीद के लिए धनराशि जारी की गई है। साथ ही विभागवार धनराशि का आवंटन भी किया गया। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। बजट पेश करने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के दौरान जमकर पलटवार हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि यूपी में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क यानी कि महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। 1.5 लाख महिला पुलिसकर्मी की भर्ती हुई है। सरकार ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। सपा ने ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था और क्योंकि महिला संबंधी अपराध में ज्यादातर सपाई ही शामिल होते हैं, सीएम योगी ने कहा कि ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये कहते हैं कि लड़के हैं गलतियां कर देते हैं। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी गंभीर खतरा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि मैं आपके नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन के लिए बधाई देता हूं। वो बात अलग है कि आपने चच्चा को गच्चा दे ही दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं और उनकी नीयत ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सीएम ने कहा कि 20,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। हमें नहीं मिला है गच्चा। पांडे जी बहुत सीनियर हैं, 3 वर्ष आपके संपर्क में रहे हैं, तो गच्चा ही आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश बहुत ही पीछे चला गया। अब 2027 में सपा फिर से आगे आएगी और अभी जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो आपको गच्चा देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि रसोइयों को सपा सरकार में सिर्फ 500 रुपए का मानदेय मिलता था। 2022 में हमारी सरकार ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 2,000 किया। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय सदस्य काफी उम्र दराज है। आपातकाल में जिन्होंने जेल भेजा उन्हीं के साथ दावतें उड़ा रहे हैं। कुछ तो सोचिए कि क्या नौटंकी मचा रखी है। चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए। तो चाचा को गच्चा एक बार फिर मिल गया, यही कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दिए। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और सीधे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, जानना चाहेंगे आपसे कि एक बार फिर से वही व्यंग के अंदाज में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए और सीधे उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चच्चा को गच्चा मिल गया, यानी कि यही अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि क्योंकि सबसे सीनियर शिवपाल यादव ही है तो शिवपाल यादव को ही विपक्ष के नेता के तौर पर चुना जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से गच्चा देते हुए माता प्रसाद पांडे का नाम आगे रखा और उनको विपक्ष के नेता का दर्जा दिया। क्या वाकई एक बार फिर से गच्चा मिला है क्या शिवपाल यादव को?
देखिए नेहा, जब नेता प्रतिपक्ष की बात चल रही थी विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी को कई नामों को लेकर चर्चा हुई। इसमें जैसे हमने बताया था कि नील सरोज का भी नाम था, रामचंद्र रंधर का नाम था, तमाम दूसरे नाम थे, उसमें शिवपाल सिंह यादव का भी नाम था। लेकिन जो पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी की दलित अल्पसंख्यक, उसको तो धार देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण जो मतदाता है उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है, उसके ऊपर भी उसकी नजर थी। और यही कारण है कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया। माता प्रसाद पांडे इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तो बड़े नेता हैं, तो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्थापित किया और नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को लेकर उन्होंने हालांकि माता प्रसाद पांडे को धन्यवाद दिया, उनका जो योगदान था उसके बाद उसका भी जिक्र किया। लेकिन उन्होंने तब भी कहा शिवपाल यादव पर कि जब भी शिवपाल यादव का नाम चर्चा में होता है, जब ये लगता है कि शिवपाल यादव को कुछ बड़ा पद समाजवादी पार्टी में मिलने जा रहा है, उसी समय उनको गच्चा दे दिया जाता है। उसका सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ था। और जो बातें थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो इशारों ये कहना चाह रहे थे कि शिवपाल यादव भले समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जो विश्वसनीयता होनी चाहिए पार्टी में उनको लेकर, और चाचा भतीजा यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में, वो विश्वसनीयता कहीं झलक नहीं रही। और लेकिन आनंद, इस बार जैसा पलटवार किया शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर, तो उससे तो ये लगा कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेते हुए शिवपाल यादव को फिर ये फैसला लिया गया है। देखिए यार, जब राजनीति में जो चीजें होती हैं, आपको पर्दे के पीछे चीजें कुछ होती हैं और आपको दिखाना कुछ पड़ता है, और यही राजनीति की हकीकत है, यही राजनीति की डिमांड भी है। अब जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी में उठापटक का दौर चल रहा था तो तमाम तरह की बातें, लेकिन हम कभी इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। तो यही परंपरा है राजनीति करने की, और इसी को आगे शिवपाल यादव ने बढ़ाया जब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम 2-3 सालों से लगातार आपके भी संपर्क में थे, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। और ये शिवपाल यादव ने हमला करते हुए ये भी कहा कि 2027 का जो चुनाव है उसमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और चीजें बदलेगी। तो समाजवादी शिवपाल यादव ने हमला जरूर बोला है, लेकिन ये बात शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं मन में अपने जानते हैं कि तमाम ऐसे मौके समाजवादी पार्टी में आए हैं जब वो बड़ा पद पाते रह गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का पद रहा हो या जो प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा हो, तमाम से ऐसी चीजें रही हैं। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, तमाम विभिन्न दल, देखिए राजनीति का जो खेल है वो अंदर खाने चलता रहता है, और अंदर कुछ होता है और बाहर दिखाने के लिए कुछ होता है। ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अनुपूरक बजट पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष बात यह रही कि बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। अनुपूरक बजट पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की ये बैठक हुई, और खास बात यह कि दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी देने के लिए विशिष्ट संवाददाता आनंद सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जानना चाहेंगे, देखिए तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैबिनेट की बैठक हुई, जो तस्वीरें निकल के सामने आई, वो ये बताती है कि भले ही अंदर खाने कुछ ना ठीक चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है वो ऑल इज वेल वाली चीजें दिखाई जा रही है। तो क्या ये कैबिनेट की बैठक भी उसी का एक उदाहरण है? बिल्कुल नेहा, देखिए जो कैबिनेट की बैठक आज सुबह 9:30 बजे हुई थी, वो अनुपूरक बजट का प्रस्ताव था जिसको पास किया गया, जिसके बाद अनुपूरक बजट सदन में पेश हुआ। हालांकि इस बैठक में एक बड़ी चीज देखने को मिली कि जो दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे ब्रजेश पाठक रहे हो, वो जो बैठकों में तमाम तरह की बैठकें हुई थी उसमें कम दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें बुलाई थी जिसमें वो नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन जब दिल्ली गए ये सभी तीनों नेता, अभी पिछले दिनों दिल्ली गए मीडिया की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की बैठक हुई थी उसमें तमाम ये तीनों नेता वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का रहा होगा उनके बीच बैठकर मंथन हुआ होगा, और उसके बाद ये तय किया गया है कि एकजुट होकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बीच में बातें चली थी कि सरकार बढ़ा या संगठन बढ़ा, कहीं न कहीं पार्टी की तरफ के संदेश इन सभी नेताओं को जरूर दिया गया है कि पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है। इस मुद्दे से ज्यादा जरूरी है कि हमारे विचार क्या है, हम और एक विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं, तो सबसे बड़ा विचार है, और उस विचारधारा को चूंकि आप
हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो पार्टी और संगठन की बात को पीछे रखते हुए अपने विचार को आगे रखना, और अपने विचार को आगे रखकर हम आगे काम करेंगे तो पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा, इसका झगड़ा कभी नहीं आएगा सामने। और यही शायद इस नेतृत्व की तरफ से मशवरा किया गया, इस नेतृत्व की तरफ से सबको संदेश दिया गया, और यही कारण है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, एक साथ होकर एकजुट होते हुए अब दिखाई दे। कैबिनेट की बैठक के अंदर वैसे क्या मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगी, या अनुपूरक बजट पर क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए नेहा, ये जो आज की कैबिनेट बैठक थी वो दरअसल जो अनुपूरक बजट आज सदन में पेश हुआ है, इस अनुपूरक बजट को पास करने के लिए पहले जो बजट आता है सदन में पेश होता है उसको पहले कैबिनेट की बैठक में पास किया जाता है, और इसीलिए अनुपूरक बजट को कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट के सामने लाया गया, जहां से प्रस्ताव करके उसको पास किया गया, और कैबिनेट के पास होने के बाद उस अनुपूरक बजट को सदन में रखा गया। 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का ये अनुपूरक बजट है, जिसके बारे में जिक्र किया गया कि औद्योगिक जो विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, ऊर्जा के लिए 2,000 करोड़ रुपए है, परिवहन विभाग को नई बसों की खरीद के लिए 1,000 करोड़ से अधिक रुपए, तमाम तरह के जो खर्चे थे मद में पैसे अलग अलग विभिन्न तरह के दिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक का जो आज मकसद था वो यही था कि अनुपूरक बजट को पास करना था, क्योंकि उसको सदन में पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक हुई और उसके अंदर अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, उसी को आगे बढ़ाया गया। केरल के वायनाड में मेप्पाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में भीषण बारिश में बीच आपको बता दें कि लैंडस्लाइड हुई है, इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के साथ साथ नेवी को भी उतार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई, इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में मेप्पाड़ी के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन से मैं बहुत दुखी हूं। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बातचीत की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान चल रहा है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के अंदर मंगलवार तड़के ट्रेन नंबर 12810 मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और बता दें आपको कि 18 यात्री घायल हो गए। कुल घायलों में 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं और उनका घटनास्थल पर ही इलाज किया जा रहा है। रेल हादसे में प्रभावित अन्य यात्रियों को बस, रिजर्व एम्बुलेंस और विशेष ट्रेन से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। वहीं सरायकेला पुलिस अधीक्षक डीआईजी कोल्हान और डिविजनल कमिश्नर सुबह से की वहां पर कैंप पर राहत कार्य में लगे हुए हैं। वहीं 18 घायलों को चक्रधरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है। चक्रधर रेल हादसे के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में मंत्री दीपक बरुआ, विधायक दशरथ गगराई घटनास्थल पहुंचे और इसके बीच रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। वहीं झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब इस ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने चक्रधरपुर रेल हादसे को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब किसी दिन बीता ट्रेन हादसे से गुजरता है तो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले बजट में कवच को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस बार के बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह से ट्रेन का पटरी से उतरना शर्मनाक है। रेल हादसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और रेल मंत्री प्रचार में व्यस्त है। दुर्भाग्य से रेल मंत्री कोई जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। वे संसद में कोई चर्चा भी नहीं होने देते हैं। तो झारखंड में ये ट्रेन हादसा हुआ है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है।
अजय सिंह ब्यूरो हेड सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल क्या अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है? कैजुअलिटी कितनी हुई है? क्या कुछ आंकड़ा है अभी तक आपके पास? देखिए, झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में आज पहले सुबह 4 बजे जो हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12,810 मुंबई में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अब ट्रेन की 18 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई है। हादसे में अब तक 3 यात्रियों की मौत की सूचना है और 50 यात्री लगभग घायल हुए हैं। रेलवे की टीम जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और कई यात्रियों को नजदीक के जो आसपास के जो हॉस्पिटल है उसमें दाखिला कराया गया है। रिलीफ ट्रेन जो है वो चक्रधरपुर रिलीफ ट्रेन को रिलीफ ट्रेन भी वहां पर और जितने भी विक्टिम हैं उसको लेकर वहां पर अलग अलग स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। घायल यात्रियों को कुछ लोगों को बस से और कुछ लोगों को पहुंचाया जा रहा है। और एक्चुअली में ये 2 दिन पहले जो है मालगाड़ी का डिब्बे जो है वो रेल हुई थी, उसी में आपस में ये दोनों जो भिड़ गए। हादसे की वजह जो है हादसे की वजह इन्हीं के बीच में टकराने के है। ज्यादातर जो रेल की जो दुर्घटना जो एक घटना हुई है उसमें वो B4 जो बॉगी होती है यानी AC 3rd की जो B4 बॉगी है उसी में ये कैजुअलिटी हुई है। ज्यादा लोग उसी में से घायल हुए हैं। दो जो यात्री जो मरे हैं वो एक्चुअल में उस समय वो बाथरूम में थे, दोनों ही बाथरूम में ही थे और बाथरूम में ही रहने के कारण जब वो टक्कर हुई है तो उनको जो है सो वो गैस कटर से काट कर उनको गैस कटर से काटा गया। अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की। हरिद्वार में इन दिनों कावड़ मेले की धूम है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को लेकर लौटते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कावड़ के जरिए संदेश देने का चलन भी बढ़ा है। कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में भव्य और आकर्षक कावड़ देखी जा रही है, जिसमें कोई राम मंदिर मॉडल की कावड़, कोई कावड़िए सोमनाथ मंदिर की कावड़, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को ही कावड़ के रूप में ले जा रहा है। दिन के समय भव्य मंदिरों के मॉडल वाली कावड़ लोगों को खींचती है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वहीं रात के समय लेजर लाइट की जगमग आकर्षक कावड़ मन को मोह लेती है। कावड़ को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए शिव भक्त खुलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। धूमधाम से निकल रही ये कावड़ें 1-2 से 30 से 40 लाख रुपए तक की लागत की बताई जा रही है। ये कांवड़ यात्रा आप देख पा रहे हैं, पीछे शिव परिवार का जो भव्य मूर्ति है ये डासना मंदिर के लिए बनी है। इसको स्नान करा के कांवड़ के साथ हम लोग वापस लेके जा रहे हैं। शिव शक्ति धाम डासना। ये तो ब्रास की है, काफी महंगी है, काफी महंगी मूर्ति है। मेरे ख्याल से 40 लाख के ऊपर का है। ये कब से ये बनाने की तैयारी करते हैं? ये हम लोग पिछले 1 साल से बन। अगली खबर का रुख करते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर के स्वरूप में एटा के अंदर ऐतिहासिक कैलाश मंदिर पहुंचे विशाल कावड़। जनपद कासगंज के लहरा घाट से कावड़ लेकर सैकड़ों श्रद्धालु एटा के ऐतिहासिक कैलाश मंदिर पहुंचे। बाबा केदारनाथ के मंदिर स्वरूप कावड़ के अंदर कावड़िए भक्त भक्ति भाव में विभोर होकर लगा रहे थे बम बम भोले के जयकारे। कावड़ के आगे एक विशाल डीजे और पीछे बाबा केदारनाथ के मंदिर स्वरूप चल रही थी कावड़। एटा जनपद के कस्बा मारखरा निवासी घिरतर गोपाल गुप्ता के बाबा केदारनाथ के मंदिर के स्वरूप में कावड़ को तैयार भी यहाँ किया गया। वहीं हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचकर कावड़ियों का चरण वंदन करने पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि हरिद्वार में कावड़ मेला अपनी चरम सीमा पर चल रहा है और अभी तक करीब 1.5 करोड़ कावड़ गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि अलग अलग चरणों में कावड़ियों पर हर की पौड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। और ओम पुल में सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं
कांवड़ श्रद्धालु उनका चरण वंदन है, और जैसा प्रोग्राम लास्ट ईयर भी रहा था। और उसके बाद लगभग 4 बजे शिव संध्या है, जिसमें हंसराज जो रघुवंशी है उनके उसमें वो शिव संध्या का आयोजन किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद फिर अपना डामकोटी जाकर देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। पुष्प वर्षा होती आई है और कल भी 3-4 चरणों में पुष्प वर्षा होगी। आपके कार्यक्रम स्थल जो रामपुर में वहाँ पे पुष्प वर्षा होगी। उसके बाद ब्रह्मकुंड से पुष्प वर्षा शुरू होगी और पूरा नेशनल हाईवे कवर करते हुए नासन बॉर्डर तक आपका पुष्प वर्षा होगी। जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं। और इसी के साथ अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।